मेरे भाई, कैसे हो? सब ठीक है ना? मेरे भाई, मैंने अर्थमेटिक में वास्तविक संख्या का कुछ क्लास लिया था, जिसमें मैंने पूरा थ्योरी कंप्लीट करवाया। फिर उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करवाया कल। कुछ क्वेश्चन उसमें हुआ है और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया हुआ है, जिसको आज मैं पूरा कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, चलो। चलो मेरे भाई, ध्यान से सुनना। हमारी बात ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। चलो भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। मेरे भाई, कल इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। उस मिस्टेक को आज सही करते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई जेड अभाज्य संख्या है। मेरे भाई, एक्स वाई जेड अभाज्य संख्या है और x प्लस वाई प्लस जेड का मान 38 है। तो x का अधिकतम मान क्या होगा, ये हमको बताना है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये x प्लस वाई प्लस जेड, ये x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 38 है, 38। और यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x भी अभाज्य संख्या, y भी अभाज्य संख्या, z भी अभाज्य संख्या। मेरे भाई, ये x भी अभाज्य संख्या है, ये y भी अभाज्य संख्या है और ये z भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसका योगफल 38 है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि x का अधिकतम मान क्या होगा। मेरे भाई, x का मैक्सिमम मान हमको बताना है क्या होगा। x का मैक्सिमम मान बताना है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है? मैं आपको कल ही बताया था कि अगर तीन अभाज्य संख्या का योगफल अगर इवेन आ रहा है, इवेन, मेरे भाई ये हमारा इवेन संख्या है, सम संख्या है। तीन अभाज्य संख्या का योगफल अगर इवेन आ रहा है तो तुम बताओ मेरे भाई, तीन अभाज्य संख्या का योगफल अगर इवेन आ रहा है तो तीनों अभाज्य संख्या तो ऑड होगा ही नहीं। तीनों अभाज्य संख्या अगर ऑड रहता तो योगफल ऑड आता। मेरे भाई, अगर योगफल इवेन आ रहा है, इसका मतलब एक अभाज्य संख्या तो इसमें सम है ना, एक अभाज्य संख्या तो इसमें सम होगा। और दुनिया में इकलौता अभाज्य संख्या सम है और वो है 2। ठीक है मेरे भाई, हमको x का मान पूछ रहा है तो हम इस तीनों अभाज्य संख्या में से कोई एक अभाज्य संख्या को 2 पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ x का मान पूछ रहा है, इसलिए मैं ये दोनों में से किसी एक को 2 पुट कर देता हूं। मैं मान लो कि y बराबर ही 2 कर दिया, मैं y बराबर ही 2 कर दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा? जो x प्लस जेड का मान हो जाएगा, जो x प्लस जेड का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? अगर y बराबर 2 उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? 36 बन जाएगा, 36। x प्लस जेड का मान हो जाएगा 36। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि x का मैक्सिमम मान बताओ क्या होगा। x का जो मान है, यहाँ पे x का जो मान है वो हमको मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लेना है। तो मेरे भाई इतना बताओ हमको, अगर दो संख्या का योगफल 36 है, अगर दो संख्या का योगफल 36 है और एक संख्या का मान हमको ज्यादा रखना है,
तो बताओ मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, ये तो जेड हमारा मिनिमम हो जाएगा, इसको तो मिनिमम लेना पड़ेगा, इसको तो मिनिमम लेना पड़ेगा, कम से कम लेना पड़ेगा, और कंडीशन है कि तीनों अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये दो संख्या का योगफल 36 है, जिसमें x ज्यादा से ज्यादा रखना है, x का मान ज्यादा से ज्यादा रखना है, तो z का मान कम से कम रखना पड़ेगा। तो बताओ मेरे भाई दो संख्या का योगफल अगर 36 है तो मैं क्या क्या रख सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस कंडीशन को भी पूरा करना चाहिए, इस कंडीशन को भी पूरा करना चाहिए, ये x प्लस जेड ये अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई सबसे छोटा वैल्यू जो है, सबसे छोटा वैल्यू तो 0 होता है, अगर मैं z बराबर 0 कर दूं तो x का मान कितना हो जाएगा 36, तभी तो 36 प्लस 0 36 आएगा। लेकिन मेरे भाई क्या ये संभव है, क्या ये संभव है, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि z का मान 0 होगा, लेकिन हमको z का मान अपर है ना अभाज्य संख्या रखना है, तो z तो 0 होगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरे भाई ये मान संभव नहीं है। अगर मैं z का मान 1 रख दूं, 1 रख दूं, तो x का मान कितना बनेगा 35 बनेगा। तो मेरे भाई ये x और z ये तो अभाज्य संख्या होना चाहिए, जो कि है ही नहीं, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा। मेरे भाई मैं अगर z का मान 2 रख दूं, 2 रख दूं 2, तो x 34 हो जाएगा, 34, ठीक है। लेकिन मेरे भाई z हमारा अभाज्य संख्या होना चाहिए ना, और x भी अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो मेरे भाई बताओ z तो अभाज्य संख्या है, लेकिन x तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं होगा। तो मेरे भाई अगला आते हैं, z का मान मिनिमम रखना है, मिनिमम कम से कम, इसलिए मैं 0 से शुरुआत कर रहा हूं, और अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। तो अगला मैं आता हूं, x का मान सॉरी z का मान मैं 3 रखता हूं, 3, तो ये हो जाएगा 33। तो तुम बताओ मेरे भाई ये तो अभाज्य संख्या हो गया, लेकिन ये तो अभाज्य संख्या हुआ ही नहीं, x y z तीनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं होगा। अच्छा मेरे भाई आगे आना, मेरे भाई आगे, अगर मैं z का मान 4 रखता हूं 4, तो ये कितना हो जाएगा 32, तभी तो 32 प्लस 4 36 बनेगा। तो मेरे भाई ये पॉसिबिलिटी भी संभव नहीं है, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है ही नहीं। इसके बाद मैं अगला रखता हूं 5, z का मान मैं 5 रखता हूं, तो ये वाला हो जाएगा 31। अब बताओ मेरे भाई z का मान कम से कम 5 रखने पे x का मान सबसे ज्यादा 31 बन रहा है, x का मान यहां मैक्सिमम हो रहा है, और ये पॉसिबिलिटी हमारा क्या है सही हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई x का जो मैक्सिमम मान होगा वो कितना हो जाएगा, x का जो मैक्सिमम मान हो जाएगा वो हो जाएगा 31, ठीक है मेरे भाई। चलो ये क्वेश्चन मैं कल डील कर लिया था, ये क्वेश्चन मैं आज डील करूंगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। पहले 3 क्रमागत पूर्णांक है, 3 क्रमागत पूर्णांक है मेरे भाई। अगर तुमको सिर्फ पूर्णांक बोले, अगर क्वेश्चन में सिर्फ पूर्णांक बोले, तो पूर्णांक का मतलब होता है धन पूर्णांक भी ले सकते हैं, ऋण पूर्णांक भी ले सकते हैं, मैं दोनों ले सकता हूं। अगर क्वेश्चन में खाली पूर्णांक बोलेगा तो मैं धन पूर्णांक भी ले सकता हूं, ऋण पूर्णांक भी ले सकता हूं। अगर धन पूर्णांक बोलेगा तो खाली पॉजिटिव वाला लेंगे, अगर ऋण पूर्णांक बोलेगा तो खाली निगेटिव वाला लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन में पूर्णांक बोला, अगर सिर्फ क्वेश्चन में पूर्णांक बोला, अगर सिर्फ क्वेश्चन में पूर्णांक बोला, तो मेरे भाई धन पूर्णांक भी ले सकते हैं, ऋण पूर्णांक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मेरे भाई क्वेश्चन बात कर रहा है 3 क्रमागत पूर्णांक है। क्रमागत पूर्णांक का मतलब होता है एक एक के गैप पे, एक एक के गैप पे। जैसे मेरे भाई एक पूर्णांक ले लिए 5, तो अगला 6, 7, ये सब क्रमागत पूर्णांक है, एक एक के गैप पे, ठीक है। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उसके गुणनफल के बराबर है मेरे भाई। 3 क्रमागत पूर्णांक ऐसा है, 3 क्रमागत पूर्णांक ऐसा है जिनका जोड़ उसके गुणनफल के बराबर है। तो ऐसी कितनी संभावनाएं हैं, ऐसी कितनी संभावनाएं हैं, ठीक है मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर 3 क्रमागत पूर्णांक जो है वो 1, 2, 3 है, और मैं इसको जोड़ दूंगा तो ये बनेगा 6, और 3 क्रमागत पूर्णांकों का जो जोड़ है इसके गुणनफल के बराबर है। अगर मैं इसको गुना करता हूं तो 1, 2, 3 ये भी 6 आ रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन मेरे भाई ये गलत है, ठीक है मेरे भाई ये गलत है। इसके और भी पॉसिबिलिटी संभव है, इसके और भी पॉसिबिलिटी संभव है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसके और भी पॉसिबिलिटी संभव है, सिर्फ यही नहीं होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना सभी आदमी, ध्यान से सुनना।
देखो मेरे भाई ध्यान से, तीन क्रमागत पूर्णांक लेना है। मान लो कि मैं एक पूर्णांक लेता हूं, तीन क्रमागत पूर्णांक तो एक एक के गैप पे होता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक क्रमागत पूर्णांक मैं लेता हूं x, एक क्रमागत पूर्णांक मैं लेता हूं x, एक क्रमागत पूर्णांक मैं लेता हूं x। तो इससे अगला क्या हो जाएगा, इससे अगला क्या हो जाएगा, इससे अगला हो जाएगा x प्लस वन, और इससे अगला क्या हो जाएगा मेरे भाई, इससे अगला हो जाएगा x प्लस टू। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीन क्रमागत पूर्णांकों का योग, तीन क्रमागत पूर्णांकों का योग उसके गुणनफल के बराबर में है। अगर मैं तीन क्रमागत पूर्णांकों का योग लगा रहा हूं तो यहां से बनेगा x प्लस वन प्लस x प्लस टू, ये बनेगा। इसका योगफल इसके गुणनफल के बराबर में है, तो यहां से बनेगा x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। तो यहां से मेरे भाई अगर हमको x का मान पता चल जाता है, अगर x का मान पता चल जाता है तो इजी वे में हमारा तीनों पूर्णांक निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहां पे कैलकुलेशन हमारा बहुत बढ़ जाएगा। x x x 3x और प्लस का 3 बराबर, इधर से कैलकुलेशन हमारा बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए मैं इस तरीके से तीन लगातार पूर्णांक नहीं मान सकता हूं। ठीक है, कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हमको इस तरीके से नहीं मानना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं मानना पड़ेगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, तीन क्रमागत पूर्णांक ही तो मानना है। तो मैं ऐसा करता हूं कैलकुलेशन को कम करने के लिए, कैलकुलेशन को कम करने के लिए तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे x प्लस वन है, यहां पे x है, तो क्या इससे पहले वाला मैं मान लूं x माइनस वन, एक पूर्णांक में मान लिया x माइनस वन। अब ये हमारा तीन क्रमागत पूर्णांक हो गया, x उससे एक ज्यादा उससे एक कम, ये तीन क्रमागत पूर्णांक हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, तीन क्रमागत पूर्णांकों का योग निकालना। योग अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो प्लस वन से माइनस वन खत्म हो जाएगा, तो x x कितना बनेगा 2x, x x कितना बनेगा 2x। ये तीन क्रमागत पूर्णांकों का योगफल इसके गुणनफल के बराबर में है, तो मैं इसका गुणनफल करूंगा x माइनस वन और x प्लस वन इंटू एक्स। अगर मैं इसका गुणनफल करूंगा, तीनों को गुणा करूंगा, तो x प्लस वन x माइनस वन क्या बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये हो जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस का वन, और गुना में ये हो जाएगा x। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। ठीक है, यहां से x का मान इजी वे में आ जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से क्या करना है, यहां से क्या करना है, यहां से दो पॉसिबिलिटी संभव है। देखो मेरे भाई, अगर x का मान जीरो हुआ, x का मान जीरो हुआ और x का मान जीरो नहीं हुआ, दोनों बात संभव है। ठीक है मेरे भाई, x का मान जीरो भी हो सकता है, जीरो भी तो पूर्णांक होता है, बशर्ते उसका जो साइन है वो प्लस या माइनस डिफाइन नहीं होता है, तो वो जीरो भी हो सकता है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर x का मान जीरो हो गया, x का मान जीरो हो गया, तो x से x हम नहीं काट सकते। ठीक है, मैं ये पॉसिबिलिटी मान के चलता हूं कि x का मान अगर जीरो हो गया तो x से x कटेगा नहीं। लेकिन मेरे भाई अगर x का मान जीरो नहीं हुआ, x का मान जीरो नहीं हुआ, तो उस केस में मेरे भाई x से x खत्म हो जाएगा, x से x कट जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा, सर यहां से बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का वन बराबर दो हो जाएगा, दो एक्स स्क्वायर माइनस वन का बराबर दो हो जाएगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तीन। तो x का मान कितना हो जाएगा, रूट अंदर तीन। सॉरी मेरे भाई, 3x। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तीन लगातार पूर्णांक हो गए, तीनों का जोड़ इसके गुणनफल के बराबर, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा x x x 3x। अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं तो x x x कितना हो जाएगा 3x।
और +1 -1 तो खत्म ही हो गया। इसका योगफल इसके गुणनफल के बराबर में। अगर मैं तीनों को गुणा करता हूँ तो ये दोनों तो फॉर्मेट ही बन रहा है x + 1 x - 1 a² - b² का। तो ये हो जाएगा मेरे भाई a + b a - b x² - 1, ये हो जाएगा x² - 1 और गुना में कितना हो जाएगा मेरे भाई x हो जाएगा। ये गुना में कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर x का मान 0 हुआ तो x से x तो कटेगा नहीं, अगर x का मान 0 नहीं हुआ तब जाकर ये x से x कटेगा। तो एक पॉसिबिलिटी में x बराबर 0 रख लेता हूं, एक पॉसिबिलिटी में x बराबर 0 रख लेता हूं, और एक पॉसिबिलिटी है x का मान अगर 0 नहीं हुआ, x का मान अगर 0 नहीं हुआ तो मेरे भाई x से x चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा x² - 1 बराबर 3, तो x² बराबर कितना हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा 4। तो यहां से x का मान कितना हो जाएगा √4, √4, और √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा +-2। ये मेरे भाई +- दोनों में आता है, +- दोनों में आता है, ठीक है। तो यहां से x का 3 मान निकल कर आया मेरे भाई, यहां से x का 3 मान निकल कर आया। कौन कौन सा मान निकल कर आया x का बताना सर। एक मान निकल कर आया 2, एक मान निकल कर आया -2 और एक मान निकल कर आया 0, ठीक है। x का 3 मान निकल कर आया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये तीनों हमारा जो संख्या है, ये तीनों लगातार पूर्णांक है, वो क्या क्या बनेगा, वो क्या क्या बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये तीनों पूर्णांक क्या बनेगा। अगर x का मान मैं 2 पुट करूंगा, 2 तो 2 पुट करूंगा तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी बनेगा 2 - 1 1, ये 2 पुट करूंगा x का मान तो 2 और 2 + 1 3, एक पॉसिबिलिटी ये बना, एक पॉसिबिलिटी ये बना। अच्छा मेरा भाई x का एक और मान आया -2, अगर मैं ये पुट करूंगा इसमें तो क्या बनेगा -2 - 1 -3 मेरे भाई -2 और फिर उसके बाद -2 और +1 एक पॉसिबिलिटी ये हुआ, एक पॉसिबिलिटी ये हुआ मेरे भाई। तीसरा पॉसिबिलिटी, अगर x का मान 0 हुआ 0 0 तो 0 पे क्या बनेगा मेरे भाई, x का मान अगर मैं 0 पुट करूंगा इसमें तो 0 - 1 -1, उसके बाद मेरे भाई 0 और तीसरा बनेगा 0 + 1 1। तो ये 3 पॉसिबिलिटी ऐसा है, ये 3 लगातार पूर्णांक ऐसा है जिसको जोड़ोगे और गुना करोगे तो सेम वैल्यू आएगा। 3 2 5 1 6 और 3 दूना 6 मेरे भाई। इसको भी जोड़ो -3 -2 -1 -3 -2 -5 -1 -6 जोड़ने पे गुना करने पे कितना आएगा मेरे भाई -+- -6 आएगा। इसको जोड़ने पर कितना आएगा 0 और गुना करने पर क्या आएगा 0। तो इसका मेरे भाई 3 पॉसिबिलिटी संभव है, ओनली 3, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे आते हैं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। चलो ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन को समझते हैं आराम से। मान लीजिए कि p 2 अंकों की संख्या है मेरे भाई। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे काम करना शुरू कर दो। एक p है जो 2 अंकों की संख्या है मेरे भाई, ठीक है। ये मान लेते हैं p मेरे भाई, ये 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की। 2 अंकों की संख्या क्या होता है, इकाई दहाई वाला। p जो है वो ab टाइप है, ab 2 अंकों की संख्या है। अच्छा, और q समान अंकों वाली संख्या है मेरे भाई। जो q है, q ये समान अंकों वाली संख्या है का मतलब क्या है, ये भी 2 अंकों वाली संख्या है, ये भी 2 अंकों वाली संख्या है, उल्टे क्रम में लिखा है, उल्टे क्रम में लिखा है, ठीक है मेरे भाई। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर मान लो p हमारा इस टाइप का है तो ये भी इसी टाइप का 2 अंकों वाली संख्या है, समान अंकों वाली संख्या है, ये भी वही है लेकिन उल्टा टाइप में लिखा है। उल्टा टाइप का मतलब क्या कि यहाँ पे p अगर a b है तो q हमारा उल्टा है b a, q हमारा उल्टा है b a, ठीक है। ये p 2 अंकों वाली संख्या है, ये भी 2 अंकों वाली संख्या है। जो संख्या ये है वही संख्या ये है, बस इतना डिफरेंस है इसमें कि ये जैसे लिखा हुआ है p 2 अंकों वाली संख्या, उसका जस्ट उल्टा कर देना, वही हमारा q है, ठीक है। यदि p गुना q 2430 है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, p गुना q 2430 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो संख्या है p और ये जो संख्या है q, इसका गुणनफल मेरे भाई 2430 है, इसका गुणनफल 2430 है। तो p और q में क्या अंतर है, p और q में क्या अंतर है मेरा भाई। हमको क्या निकालना है, p और q का डिफरेंस बताना है क्या होगा, p और q का डिफरेंस बताना है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई,
कंडीशन इसका अप्लाई है कि P जो दो अंकों वाली संख्या जैसा है Q उसका जस्ट उल्टा होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे? देखो यहां पर हमको कोई संख्या P और Q पता ही नहीं चल रहा है, और ऐसे खोजना तो मुश्किल है कि कौन सा हम दो अंकों वाली संख्या उठाए ऐसा और उसका उल्टा भी करे और गुणनफल में 2430 बन जाए। ऐसा तो कोई संख्या ऐसे अंदाजा लगाना तो मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इसका हम टुकड़ा करते हैं। टुकड़ा 2430 का मैं टुकड़ा करता हूँ, टुकड़ा गुणनखंड करता हूँ, छोटे छोटे टुकड़ा में मैं इसको गुना करता हूँ। ठीक है मेरे भाई, 243 गुना है ना, 243 पे एक जीरो है, तो मैं समझ गया 243 जो होता है वो 81 गुना 3 होता है 3, और एक जीरो है मेरे भाई, एक जीरो है तो एक जीरो लगा देते हैं यहाँ पे तो बन जाएगा 30। तो 81 गुना 3, 81 तिहाई होता है 243, 81 गुना 30। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इसको गुना के फॉर्म में तोड़ तोड़ के लिखना है, गुना के फॉर्म में तोड़ तोड़ के लिखना है। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ पे दो संख्या का गुणनफल 81 गुना 30 है, क्या ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? क्या एक संख्या हमारा P और Q क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? नहीं सर, ये तो 81 हो तो 30 है, ये तो सीधा उल्टा है ही नहीं। तो मेरे भाई इसमें और थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा और बुद्धि लगाना पड़ेगा। ये 81 है तो क्या मैं इसको 9 गुना 9 लिख सकता हूँ, और ये 30 है तो क्या मैं इसको 5 गुना 6 लिख सकता हूँ? ठीक है मेरे भाई, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमको इस साइड में 4 गो गुना में नहीं लाना है, हमको इस साइड में 2 ही गुना में लाना है, 2 ही संख्या का गुना में लाना है। यहाँ तो 4 आ गया, तुम अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि हम 2 संख्या के गुना में कैसे लाए कि वो सीधा उल्टा इस टाइप के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या हमारा दिमाग इतना तेज नहीं कि हम नहीं पकड़ सकते? तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से अगर 9 का गुना 5 में लगा दे और 9 का गुना 6 में लगा दे तो 9 पछे 45 और गुना 9 छक 54, ये आ तो गया, ये आ तो गया मेरे भाई। P गुना Q यहाँ भी है, P गुना Q यहाँ भी है, तो यहाँ से अगर हम मैच कराएंगे, यहाँ से मैच कराएंगे तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं यहाँ से मैच कराएंगे तो तुम बताओ मेरे भाई, ये हमारा क्या बन जाएगा? P बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा? Q बन जाएगा। और कंडीशन भी सही है, जो संख्या ये होना चाहिए उसका जस्ट उल्टा ये होना चाहिए। अगर ये 45 है तो ये 54 होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो मेरे भाई हमारा P हो जाएगा, P हो जाएगा 45 और Q हो जाएगा 54। तो इसका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा में से छोटा को घटाना। तो इसका जो डिफरेंस बन जाएगा P माइनस Q, वो कितना बन जाएगा? 54 माइनस 45, 45 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 54। इसका डिफरेंस आ जाएगा 9, इसका डिफरेंस आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, आ गया ना? सवाल नंबर 15 पे आना मेरे भाई, सवाल नंबर 15 पे आना। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझते हैं। सकारात्मक पूर्णांक के कितने जोड़े m और n समीकरण m स्क्वायर प्लस 105 बराबर n स्क्वायर को संतुष्ट करते हैं? अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। जैसे मेरे भाई एक समीकरण है हमारा, एक समीकरण है हमारा m स्क्वायर प्लस 105 बराबर n स्क्वायर, ये हमारा समीकरण है। मेरे भाई हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि m और n के कितने जोड़े इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं? मेरे भाई ध्यान से सुनना, देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात। जैसे इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला m और n के कुछ तो होगा एक मान, कोई सा भी तो मान होगा m और n का जो इसको संतुष्ट करेगा। अरे m का कोई सा भी वैल्यू और n का कोई सा भी वैल्यू तो इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो मेरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, m और n के कितने ऐसे पेयर बनेंगे? यहाँ पे m और n का एक मान इसको संतुष्ट नहीं करेगा, यहाँ पे m और n के बहुत सारे मान इसको संतुष्ट करेगा, m और n के बहुत सारे मान इसको संतुष्ट करेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है
कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि m और n के आखिर कितने ऐसे मान हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, m और n के ऐसे कितने मान हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। और ये जो है सकारात्मक पूर्णांक होना चाहिए। सकारात्मक पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कंडीशन क्या लगा दिया कि जो m और n है, जो m और n है ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये कंडीशन भी लगाया हुआ है। तो m और n के कितने मान इसको संतुष्ट करेगा, ये पेयर हमको बताना है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर मैं m स्क्वायर को उधर ले जाता हूं तो क्या बनेगा? अगर मैं m स्क्वायर को उधर ले जाता हूं तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई। m स्क्वायर को मैं उधर ले जाता हूं तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर बराबर हो जाएगा 105। ये बन जाएगा। अच्छा मेरा भाई ये क्या फॉर्मेट पकड़ लिया, ये क्या फॉर्मेट पकड़ लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं n प्लस m इंटू n माइनस m बराबर हो जाएगा 105। ये हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो यहां जो संख्या आ रहा है उसको तुम मानो कि ये कोई एक ही संख्या, एक ही सिंगल कोई संख्या है, और यहां कोई संख्या आ रहा है उसको भी मानो कि ये कोई सिंगल संख्या है, और दोनों के बीच में गुना लगा हुआ है, गुना। तो मेरे भाई यहां तुम मान लो कि एक है ना, थोड़ा समय के लिए मान लो कि ये कोई सिंगल संख्या है, ये भी कोई सिंगल संख्या है, और दो संख्याओं का योगफल 105 है, दो संख्याओं का योगफल 105 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर दो संख्याओं का योग है ना, दो संख्याओं का गुणनफल अगर 105 है तो दोनों संख्या क्या क्या हो सकता है ये अंदाजे से पता लग जाएगा। अगर दो संख्याओं का गुणनफल 105 आ रहा है तो हम अंदाजे से पता लगा सकते हैं ना कि दो दो संख्या क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे ये हमको चेक करना है, यहाँ पे ये हमको चेक करना है कि ये n प्लस m है और ये n माइनस m है। तो n प्लस m है, n माइनस m है, तो कौन सा संख्या छोटा है, कौन सा संख्या बड़ा है? मेरे भाई ये संख्या इसमें बड़ा होगा और ये संख्या इसमें छोटा होगा। तो इसी हिसाब से अंदाजा लगाना है, इसी हिसाब से अंदाजा लगाना है कि आखिर कौन से दो संख्या हम ऐसा लें कि उसका गुणनफल 105 हो जाए, उसका गुणनफल 105 हो जाए। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो अंदाजा लगाओ मेरे भाई क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा अंदाजा लगाओ। दो संख्या का अगर गुणनफल 105 है तो मैं क्या ले सकता हूं, और m और n पूर्णांक भी होना चाहिए, ये कंडीशन तो है ही है। तो मेरे भाई पहले ये बताओ कि ये दो संख्या का गुणनफल 105 है, तो क्या मैं इसको 1 और इसको मैं 105 रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। ठीक है, इसको छोटा लेना है, इसको बड़ा लेना है। ठीक है, अच्छा मेरे भाई ऐसा हो सकता है कि इसको मैं ले लूं 2 3, अगर ये मेरा 3 हो जाएगा, 35 तिहाई भी 105 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 35। ठीक है मेरे भाई, अगला हो सकता है कि अगर मैं इसको 5 ले लूं, 5 ले लूं, तो ये कितना हो जाएगा 21। अगला हो सकता है मेरे भाई मैं इसको अगर 7 ले लूं तो ये कितना हो जाएगा 15। अगर मैं इसको 7 ले लूं तो ये हो जाएगा 15। इसके बाद अगला मैं अगर जैसे ही 15 लूंगा, जैसे ही मैं यहाँ 15 लूंगा तो ये 7 हो जाएगा। तो ये कंडीशन तो हमारा सेटिस्फाइड ही नहीं होगा, ये छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ बड़ा है ये छोटा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दो संख्या हमको तो पता चल गया कि एक संख्या 105 एक है, फिर उसके बाद एक 35 है, एक 3 है, एक 21 है, एक 5 है, एक 15 है, 7 है। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि m और n पूर्णांक भी होना चाहिए, हमसे ये पूछ रहा है कि m और n पूर्णांक भी होना चाहिए। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि m और n पूर्णांक भी होना चाहिए, तो हमको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे अलग से कि कौन कौन सा पेयर इसमें है ना पॉसिबल है या कौन कौन सा पेयर पॉसिबल नहीं है। तो मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे n प्लस m का मान, ये तो n प्लस m का मान है अब 105, और n माइनस m का मान, n माइनस m का मान 1 रखता हूं, 1 n माइनस m का मान 1 रखता हूं 1, तो यहां से n और m का मान इजी वे में निकल जाएगा। तो बताओ मेरे भाई n का मान क्या हो जाएगा। मैं कल ही बता दिया था कि एक संख्या जोड़ में एक घटाओ में तो सीधा सीधा कैसे निकालेंगे,
तो n का मान हो जाएगा, ये दोनों जोड़ के आधा कर दो तो 105, 100 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106, तो n का मान हो जाएगा 53 और m का मान हो जाएगा, दोनों को घटा के आधा कर दो तो 105 104 हो जाएगा, 104 का आधा हो जाएगा 52। तो ये वाला जो n और m का मान आया, क्या यहाँ पे पूर्णांक आया? m और n का मान क्या पूर्णांक आया? आया। तो मेरे भाई एक पॉसिबिलिटी तो ये हो जाएगा, एक पेड़ तो ये बनेगा। अगला पेड़ भी चेक करते, ये पेड़ तो बना लिया, अगला पेड़ चेक करते। n प्लस m का मान अगर 35 है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, n प्लस m का मान 35 है, n माइनस m का मान 3 है, तो बताओ मेरे भाई यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा? 35 प्लस 3 38/2 19 आ जाएगा। और m का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई? m का मान कितना हो जाएगा? 35 माइनस 3 32/2 16 आ जाएगा। तो n और m हमारा पूर्णांक भी होना चाहिए, वो सही है, तो ये पेड़ भी हमारा संभव है। तीसरा मेरे भाई मैं इसको चेक करता हूँ, यहाँ से मेरे भाई n प्लस m का मान 21 है, n माइनस m का मान 5 है, तो तुम बताओ मेरे भाई n का मान यहाँ से कितना बनेगा? n का मान कितना बनेगा? तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 21 5 26 का आधा कितना हो जाएगा? 13। और m का मान कितना बनेगा? दोनों को घटा के आधा कर दो, दोनों को घटा के आधा कर दो, तो 21 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 16, 16 का आधा हो जाएगा 8। तो n और m का मान पूर्णांक भी होना चाहिए, तो ये पेड़ भी संभव है। अच्छा, चौथा आता है मेरे भाई ये वाला, चौथा n प्लस m का मान 15 भी हो सकता है, n माइनस m का मान 7 भी हो सकता है। तो यहाँ से n और m का मान निकालना जरा, यहाँ से n का मान कितना बनेगा? दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 15 7 22, 22 का आधा 2 कितना हो जाएगा? 11। और m का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? दोनों को घटा के आधा कर दो, 15 में से 7 गया 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। तो तुम बताओ मेरे भाई n और m के कितने ऐसे पेड़ हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा? तो n और m के टोटल 4 पेड़ ऐसा हुआ जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब यह है कि अगर हम n का मान इसमें पुट करते हैं, m का मान पुट करते हैं, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, उसी को बोलते हैं संतुष्ट करना। ठीक है, तो n और m के टोटल 4 पेड़ ऐसे हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलो ठीक है, आगे आते हैं। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, क्वेश्चन मान लीजिए n इस प्रकार एक धनात्मक पूर्णांक है, ये n है, n इस प्रकार एक धनात्मक पूर्णांक है मेरे भाई। n जो है यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक, ये मेरे भाई धन पूर्णांक है, इस कंडीशन को ध्यान रखना। n यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। n इस प्रकार एक धनात्मक पूर्णांक है कि n स्क्वायर प्लस 48 एक पूर्ण वर्ग है, तो इस प्रकार n की संख्या क्या होगा ये हमको बताना है, क्या होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, n स्क्वायर प्लस 48 एक पूर्ण वर्ग है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n स्क्वायर प्लस 48 एक पूर्ण क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है? क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है 16? तो देखो मेरे भाई, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग है तो कोई ना कोई संख्या का स्क्वायर जरूर होगा, तभी पूर्ण वर्ग होगा। तो जैसे एक संख्या मैंने ले लिया 16, तो ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, तो किसी का भी स्क्वायर अगर बन रहा है तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। एक संख्या ले लिया मैंने 36, क्या ये पूर्ण वर्ग है? क्या ये पूर्ण वर्ग है? तो मेरे भाई किसी न किसी का स्क्वायर होगा तभी ये पूर्ण वर्ग होगा। तो मेरे भाई ये किसका स्क्वायर बनना है? 6 का स्क्वायर बनना है, तो ये पूर्ण वर्ग होगा। एक संख्या मैंने ले लिया 24, क्या ये पूर्ण वर्ग है? तो मेरे भाई ऐसा कोई संख्या ही नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे 24 आता है, तो ये मेरे भाई पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं, ये पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा बात मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, जैसे मेरे भाई मैं अभी एग्जांपल लिया 16 का, अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग है तो ये किसी न किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाएगा, किसी न किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। जैसे ये 36 हमारा पूर्ण वर्ग है तो किसी न किसी के स्क्वायर के फॉर्म में तो लिखा ही जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये बताओ, यहाँ पे हमको ये बताओ, यहाँ पे हमको ये बताओ
यहाँ पे हमको ये बताओ मेरे भाई, यहाँ पे हमको ये बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, कि ये वाला जो संख्या है ये भी एक संख्या है, ये भी कोई संख्या है, ठीक है। ये चर राशि घुसा हुआ है इसलिए हमको संख्या पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये भी एक संख्या है, ये पूर्ण वर्ग है, ये संख्या भी पूर्ण वर्ग है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग है तो क्या ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होगा या नहीं होगा? क्या ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा मेरे भाई, ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होगा। मान लो हमको तो पता नहीं चल रहा है कि किसका स्क्वायर है, क्योंकि ये तो चर राशि घुसा हुआ है। तो मेरे भाई मैं कुछ देर के लिए मानता हूं कि एक संख्या है के, उसी का स्क्वायर होगा ये, एक संख्या है के, उसी का स्क्वायर होगा ये, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको इसमें n का मान बताना है क्या होगा, n का टोटल कितना मान संभव है ये हमको बताना है क्या होगा। तो मेरे भाई यहां से तुम ये बताओ, n स्क्वायर प्लस 48 बराबर k स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर मैं n स्क्वायर को उधर ले जाऊं, अगर मैं n स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो बताओ मेरे भाई क्या बनेगा? अगर मैं n स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो क्या बनेगा? सर ये बनेगा k स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर और बराबर का हो जाएगा 48, ये बनेगा, ये बनेगा। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, अब ये क्या चीज है? ये तो हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या मेरे भाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये हो जाएगा k प्लस n और इंटू हो जाएगा k माइनस n, ये बराबर क्या हो जाएगा 48। मेरे भाई इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो भी तो इसी कंडीशन को, इसी कंडीशन पे बेस्ड था, इससे पिछले वाला क्वेश्चन भी तो इसी कंडीशन पे बेस्ड था। अब बताओ मेरे भाई यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है? तुम इसको क्या करो, एक संख्या मानो, संख्या की कोई एक संख्या है, ये कोई दूसरा संख्या है, उसके बीच में गुना लगा हुआ है और दो संख्या का गुणनफल 48 है, ये दो संख्या का गुणनफल 48 है। तो क्या तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि दोनों संख्या क्या क्या हो सकता है? अरे हिट एंड ट्रायल से अंदाजा लग सकता है ना कि दोनों संख्या क्या क्या बन सकता है, ठीक है मेरे भाई। इसी तरीके से अंदाजे लगा के हमको यहाँ पे मान निकालना पड़ेगा। तुम बताओ मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, इसमें कौन सा संख्या बड़ा है? ये तो k प्लस n है, ये तो k माइनस n है, तो प्लस वाला बड़ा होगा। अरे यार, एक संख्या k बराबर में मान लेता हूँ 7 और n बराबर में मान लेता हूँ 2, तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 9 और अगर मैं इसको घटाऊंगा तो 5। तो बताओ मेरे भाई k प्लस n और k माइनस n में कौन बड़ा हुआ? अरे प्लस वाला बड़ा होगा, घटाने में छोटा हो जाता है दो संख्या को, तो ये वाला तो बड़ा हो जाएगा ना और ये वाला मेरे भाई छोटा होगा। तो उसी हिसाब से सेट करना है वैल्यू। ये दो संख्या का गुणनफल 48 है, ये दो संख्या का गुणनफल 48 है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, ये क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है मेरे भाई? k माइनस 1 अगर मैं एक ले लूँ, एक k माइनस 1 मैं एक ले लूँ एक, तो ये कितना हो जाएगा 48, एक ये पॉसिबिलिटी बना मेरे भाई। दो संख्या का गुणनफल अगर 48 है, एक संख्या छोटा है एक संख्या बड़ा है, तो उसको गुना करने पे 48 आएगा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है? दो संख्या का गुणनफल 48 कैसे बनता है? एक गुना 48 ही करके ही तो बनेगा। एक पॉसिबिलिटी ये हो गया। सर या मेरे भाई 2 गुना 24, 2 गुना 24, अगर मैं इसको 2 लेता हूं तो ये 24 हो जाएगा। अच्छा मेरे भाई आगे बताना, सर ये हो जाएगा 3 गुना 16, ये हो जाएगा 3 गुना 16, ये अगला हो जाएगा 3 गुना 16, मैं यहां लिख रहा हूं, अगला हो जाएगा 3 गुना 16, अगला हो जाएगा 3 गुना 16, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे भाई अगला क्या हो जाएगा? आगे भी पॉसिबिलिटी बनेगा, सर 4 गुना 12, 4 गुना 12, फिर आगे क्या हो जाएगा? सर 6 गुना 8, 6 गुना 8, फिर उसके बाद अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा 8 गुना 6, अगला हो जाएगा 8 गुना 6। ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि उधर वाला अंक हमको छोटा रखना है और इधर वाला अंक हमको बड़ा रखना है। तो अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, ये k प्लस n और k माइनस n का मान कितना बना? क्या को पॉसिबिलिटी बना? एक पॉसिबिलिटी यहाँ बन गया, एक पॉसिबिलिटी ये बन गया, एक पॉसिबिलिटी ये बन गया और एक पॉसिबिलिटी ये बन गया, ठीक है। लेकिन मेरे भाई हमको निकालना है कि n का टोटल कै को मान संभव है, तो यहाँ हमको प्रॉपर निकालना पड़ जाएगा, हमको प्रॉपर निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। k प्लस n का मान पता है, k माइनस n का मान पता है, तो n का मान काहे नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। और मेरे भाई n धन पूर्णांक है, इसको भी ध्यान रखना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं पहला पॉसिबिलिटी यहाँ से उठाता हूँ, अगर मैं इसका उठाता हूँ तो k प्लस n का मान 48 है, k माइनस n का मान 1 है, तो बताओ मेरे भाई k का मान कितना आएगा?
के का मान कितना आएगा सर, एक बार जोड़ के आधा कर दो, घटा के आधा कर दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। तो के का मान आ जाएगा 48 + 1 49/2, ये आ जाएगा 49/2। और मेरे भाई n का मान कितना आ जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा, घटा के आधा कर दो, तो ये आ जाएगा 47/2। तो यहाँ से 47/2 कितना हो जाएगा, 23 दूना 46, 23.5 आ जाएगा। तो मेरे भाई n का मान यहाँ पे क्या धन पूर्णांक फेंका सर, पूर्णांक तो ये है ही नहीं n का मान, हमको तो n का मान पूर्णांक वाला लेना है, n का मान पूर्णांक वाला लेना है। तो ये पॉसिबिलिटी तो संभव ही नहीं है, ये पॉसिबिलिटी तो संभव ही नहीं है। चलो मेरे भाई दूसरा पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, दूसरा पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, k + n का मान यहाँ से 24 आ रहा है, मैं इसके बगल में ही लगा लेता हूँ। तो यहाँ से बताओ मेरे भाई k का मान कितना आएगा सर, जोड़ के आधा कर दो, 24 2 26 13। n का मान कितना आएगा यहाँ से सर, घटा के आधा कर दो, 24 - 2 22 11। तो यहाँ से n का मान धन पूर्णांक आ रहा है, तो n का एक मान ये संभव है। ठीक है, चलो मेरे भाई इसमें आना जरा, इसमें आना। इसमें k का मान कितना आएगा सर, ये k + n का मान 16 है, k - n का मान 3 है, तो k का मान कितना आएगा यहाँ से बताना, k का मान कितना आएगा, जोड़ के आधा कर दो, 16 3 19/2। और n का मान कितना आएगा, घटा के आधा कर दो, 16 3 13/2 13/2। तो यहाँ से भी मेरे भाई n का मान जो आ रहा है वो 6.5 आ रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी भी संभव नहीं है, क्योंकि n का मान हमको कैसा लेना है, धन पूर्णांक वाला लेना चाहिए, है ना, लेना होगा। अगला मेरे भाई बताना, इसका मान बताना क्या होगा 12 और 4 में। तो k का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 + 4 16, 16/2 8 हो जाएगा। और यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, घटा के आधा कर दो, 12 - 4 8 8/2 4 आ जाएगा। तो ये वाला पॉसिबिलिटी भी संभव है। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई अगला आता है 8 और 6, अगला आता है 8 और 6। तो यहाँ से बताओ k का मान कितना होगा, जोड़ के आधा कर दो, 8 से 14/2 7 हो जाएगा। और n का मान कितना आएगा, घटा के आधा कर दो, 8 - 6 2 2/2 1 आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई n के कितना मान यहाँ पे आया। ठीक है, n का कितना मान यहाँ पे आया, एक मान आया n का मान 11, ध्यान से सुनना, एक आया n का मान 11। यहाँ पे n के कितने मान आया बताओ मेरे भाई, एक आया 11। दूसरा मेरे भाई n का मान कितना आया, यहाँ से n का मान कितना आया 4, n का मान आया 4 दूसरा, यहाँ से आया। अच्छा मेरे भाई उसके बाद यहाँ से कितना आया, यहाँ से कितना आया, n का मान 1, n का मान कितना आया 1 आया। ठीक है, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया और एक यहाँ से आया। तो n का 3 मान ऐसा संभव है, n का 3 मान ऐसा संभव है। ठीक है, n का 3 मान ऐसा संभव है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं। देखो मेरे भाई ध्यान से क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि संख्या 10 की पावर n - 1, देखो मेरे भाई ध्यान से, एक संख्या है, एक संख्या है, ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, क्या संख्या है, 10 की पावर n - 1, 10 की पावर n - 1, ये कोई संख्या है, संख्या, ये कोई संख्या है मेरे भाई। यहाँ n का मान हमको पता चल जाएगा, तो ये संख्या पता चल जाएगा, चर राशि इस तरीके से हमको ऐसा दिखता है, ये कोई संख्या है, इस संख्या के अंकों का योग, इस संख्या के अंकों का, ये जो भी संख्या रहे, ये जो भी संख्या रहे, इसके अंकों का योग। मान लो कि ये संख्या है 5 7 9 5 4, तो इसके अंकों का योग 7 4 11 5 16 9 25, इस तरीके से बोल रहा है कि अगर ये कोई संख्या है तो इसके जितने भी डिजिट है उन सब डिजिट का योग, इसके बारे में बोल रहा है मेरे भाई, इसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, अच्छा ये कोई संख्या है 10 की पावर n - 1 के अंकों का योग, जहां जहां n एक प्राकृत संख्या है, n मेरे भाई प्राकृत संख्या, ये कंडीशन ध्यान से रखना, n यहाँ पे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 वाला, n यहाँ पे प्राकृत संख्या है, 3798 के बराबर है मेरे भाई। ये कोई संख्या है 10 की पावर n - 1, ये संख्या में जितने भी डिजिट है, डिजिट जितने भी अंक है
उन सबको जोड़ने के बाद कितना बनता है? 3798 बनता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 3798 बनता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इनका मान क्या है, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इनका मान क्या है, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्वेश्चन में हमको इनका मान बताना है क्या होगा, आखिर ये जो n घुसा हुआ है ऊपर में ये क्या है, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं आपको एक एग्जाम्पल लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं एग्जाम्पल लगा रहा हूं। ये तो फॉर्मेट कुछ और ही है, मैं इसका एक छोटे से फॉर्मेट में बताना चाह रहा हूं कि आखिर ये है क्या चीज, आखिर ये संख्या है क्या चीज। अब तुम बताओ मेरे भाई, जैसे 10 की पावर n-1 है, आखिर ये संख्या है क्या चीज, इसको मैं छोटे से एग्जाम्पल से शुरुआत करूंगा। n तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है, अगर मेरे भाई मैं n बराबर 1 पुट करता हूँ, n बराबर 1 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 1 माइनस का 1, तो ये कितना बनेगा? 10 की पावर 1 तो 10 ही होता है, ये हो जाएगा 9। अच्छा, अगर मैं n बराबर 2 पुट करता हूँ 2, n बराबर 2 पुट करता हूँ 2, तो क्या बनेगा मेरे भाई? सर 100 में से एक गया तो 99, ये 99 बन जाएगा, 99। अच्छा, अगर मेरे भाई मैं n बराबर 3 पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1000 में से एक गया तो 999 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मेरे भाई मैं n बराबर 4 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा? n बराबर 4 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा? सर n बराबर 4 पुट करोगे तो 10 की पावर 4 10,000, तो 10,000 में से एक घटाओगे तो 4 को 9 आएगा। तो मेरे भाई यहां से एक पैटर्न बन रहा है, यहां से एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है उसको ध्यान से समझना मेरे भाई, यहां से एक पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है उसको ध्यान से समझना। देखो मेरे भाई, ये जो अंक है अंक, ठीक है, जितना पावर यहाँ पे है उतना ही 9 आ रहा है, ठीक है, जितना पावर यहाँ पे है उतना ही 9 आ रहा है। 10 की पावर 2 है तो 2 को 9, 10 की पावर 3 है तो 3 को 9, 10 की पावर 4 को है तो 4 को 9, ऐसे आ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे 10 की पावर n-1 है तो कै को 9 हो जाएगा? ये जो संख्या है ये 10 की पावर n-1 है, 10 की पावर 4-1, जो चीज यहाँ है वही उतना ही 9 आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ कै को 9 आएगा? यहाँ कै को 9 आएगा? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये n को 9 आएगा, n को, ठीक है, ये n को 9 आएगा टोटल यहाँ पे। अच्छा, अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसका जोड़ क्या है? तो सिंगल डिजिट है, इसके डिजिट को जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, इसके डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 9 18। तो मेरे भाई ये 18 कैसे आया बताना मेरे भाई? सर 9 गुना 2, 9 गुना 2 करके आया। ये बताओ मेरे भाई, इसके डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27। तो ये 27 कैसे आया मेरे भाई? सर ये 9 गुना 3 करके आया, 9 गुना 3, यहाँ पे 3 है तो 9 गुना 3 करके आया। इसके डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। तो ये कैसे आया? ये 9 गुना 4 करके आया, 9 गुना 4। तो तुम बताओ मेरे भाई, 10 की पावर n-1 है तो टोटल है ना, क्या को 9 होगा? n को 9 होगा, 9 9 9 9 9 n को 9 होगा। लेकिन मेरे भाई जब मैं इसका डिजिट जोड़ूंगा, जैसे 10 की पावर 2-1 है तो इसके डिजिट को जोड़ने पर आया 9 गुना 2। ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना। 10 की पावर 2-1 में जितना भी डिजिट है उसको जोड़ने पर आया 9 गुना 2। 10 की पावर 3-1 उसमें जितना भी डिजिट है उसको जोड़ने पर आया 9 गुना 3। 10 की पावर 4-1 में जितना भी डिजिट है उसको जोड़ने पर आया 9 गुना 4। 10 की पावर 4-1 में जितना भी डिजिट है उसको जोड़ने पर आया 9 गुना 4। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 10 की पावर n-1 में है ना, क्या वो 9 है? सर n को 9 है, तो इसको जोड़ने पे कितना आएगा? इसको जोड़ने पे कितना आएगा? अगर 10 की पावर 4-1 होता है तो 9 गुना 4 होता है, 10 की पावर 3-1 होता है तो 9 गुना 3 होता है डिजिट को जोड़ने पे। तो बताओ मेरे भाई, यहाँ डिजिट को जोड़ने पर कितना आएगा? सर यहाँ 4 है तो 9 गुना 4, 3 है तो 9 गुना 3, यहाँ n है तो डिजिट को जोड़ने पे क्या 9 गुना n नहीं आएगा? क्या 9 गुना n नहीं आएगा? ठीक है मेरे भाई। अब ये संख्या हमको पता लगाने की जरूरत ही नहीं था, ये संख्या हमको पता लगाने की जरूरत ही नहीं था। हम सीधा सीधा इस संख्या में जितने भी डिजिट बनेंगे उन सबका योगफल पता लगा लिए, डायरेक्ट हम लोग ये योगफल पता लगा लिए, ये डायरेक्ट हमने योगफल पता लगा लिया कि आखिर ये जो संख्या है, इस संख्या में जितने भी डिजिट है अगर हम सबको जोड़ेंगे तो आखिर योगफल कितना बनेगा, हम डायरेक्ट पता लगा लिए। ये बनेगा 9 गुना n, 9n। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई, यही 9n का जो मान है वो 3798 के बराबर है। यही 9n का जो मान है
वो 3798 के बराबर है, क्योंकि इसमें जितना भी डिजिट है सबका योगफल 3798 के बराबर में है। तो इसमें जितना भी डिजिट बनेगा उन सबका योगफल तो 9 हो या नहीं होगा, तो उसका योगफल 3798 के बराबर, तो उसको बराबर में रख दिए मेरे भाई। 9 से ये कट जाएगा, ये 9 चौक 36, 1 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 422। तो यहाँ से बताओ मेरे भाई n का मान कितना बन गया, n का मान कितना बन गया, यहाँ से n का मान कितना बन गया, यहाँ से n का मान कितना बन गया मेरे भाई 422। यहाँ से n का मान कितना बन गया, यहाँ से n का मान बन गया 422। ठीक है, ये 422 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन को रिपीट करके देखना एक दो बार, इजी वे में समझ में आ जाएगा। चलो भाई आगे आते हैं जरा। चलो भाई क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है, उनके वर्गों के बीच का अंतर 60 है, तो उसके घनों का योगफल बताना है, क्या होगा। मेरे भाई दो संख्या के बारे में बात कर रहा है, संख्या तो हमको पता ही नहीं है क्या होगा, संख्या तो हमको पता ही नहीं है क्या होगा। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन में मैं मान लेता हूं कि दो संख्या के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई एक संख्या में मान लेता हूं, एक संख्या में मान लेता हूं a, एक संख्या में मान लेता हूं a और दूसरा संख्या में मान लेता हूं b, कि ये हमारा दो संख्या है। ठीक है मेरे भाई, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। सबसे पहला कंडीशन में कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है। ठीक है, अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा घटाना है। मैं मान लेता हूं कि a इसमें बड़ा है, b इसमें छोटा है, तो मेरे भाई इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा दो संख्याओं का डिफरेंस हो जाएगा 6, a माइनस बी बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन कह रहा है उनके वर्गों के बीच का अंतर 60 है। संख्या तो यही है, यही दो संख्या है, इनके वर्गों का अंतर लेना है। तो मेरे भाई बताओ, इस संख्या का स्क्वायर कर लो और इसका भी स्क्वायर कर लो, इसका डिफरेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है मेरे भाई 60 है। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके घनों का योगफल बताओ क्या होगा, उसके घनों का योगफल बताओ क्या होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, अब मेरे भाई ध्यान से समझना, ये तो अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान तभी आएगा जब हमको ए का मान पता लग जाए और बी का मान पता लग जाए। ए और बी का मान जैसे ही पता लगेगा हम इसमें पुट करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान आ जाएगा। तो ए और बी का मान पता लगाने के लिए तो दो इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे, ये दो इक्वेशन तो इसीलिए दे रखा है। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बराबर में क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई ए माइनस बी का वैल्यू 6 तो क्वेश्चन में ऑलरेडी डला ही हुआ है, तो यहाँ 6 डालेंगे। तो बताओ मेरे भाई ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर 6 यहाँ डालूंगा तो गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो बटा में 6 जाएगा, तो 60 बटा 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो a प्लस बी का मान कितना यहाँ से बन गया 10 बन गया। अब तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी का मान बन गया 10, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a माइनस बी का मान है 6, तो क्या तुम a और b का मान पता नहीं लगा सकता है। एक संख्या जोड़ में एक इक्वेशन जोड़ में एक इक्वेशन घटाओ में तो डायरेक्ट हमने करना सिखाया कि a का मान क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 10 चौ 16 8 हो जाएगा, और b का मान क्या हो जाएगा, दोनों को घटा के आधा कर दो, 10 में से 6 गया 4, 4 बटा 2 तो ये बन जाएगा a और b का मान। तो a और b का मान बन गया, तो यहाँ से a क्यूब कितना हो जाएगा 8 का क्यूब, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब हो जाएगा 512 प्लस b क्यूब 2 का क्यूब 8, तो 512 और 8 कितना बन जाएगा 520। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई 520। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलजेब्रा का इस्तेमाल किया गया है इस क्वेश्चन में, और कुछ है नहीं। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे आते हैं जरा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। क्वेश्चन है 3 लगातार धनात्मक पूर्णांक। मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या है, 3 लगातार धनात्मक पूर्णांक है, 3 लगातार धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, उसका गुणनफल है 15600। 3 लगातार धनात्मक पूर्णांक है, उसका गुणनफल है 15600
तो इन पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसमें तो कोई पूर्णांक क्या है हमको तो पता ही नहीं चल रहा है, तो कुछ मान के ही काम करना पड़ जाएगा। तीन लगातार धनात्मक पूर्णांक हमको लेना है। मैं मानता हूं एक पूर्णांक हमारा है ए, एक पूर्णांक हमारा है ए, एक पूर्णांक है बी और एक पूर्णांक है सी। तीनों धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों पूर्णांकों का गुणनफल 15,600 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों पूर्णांकों का गुणनफल 15,600 रुपये 15,600 लेना है। ए गुना बी गुना सी कितना हो जाएगा 15,600। ठीक है इन पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा, हमको क्या निकालना है मेरे भाई, हमको क्या निकालना है, पूर्णांकों के वर्गों का योग, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान बताना है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब ए बी और सी का मान हमको पता चल जाए। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब ए बी और सी का मान हमको पता चल जाए, क्योंकि जब तक ए बी और सी का मान पता नहीं चलेगा तब तक हम इसमें वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते हैं, हमारा वर्गों का योग निकलेगा ही नहीं। और ए बी सी का मान पता लगाने के लिए यहाँ पे एक ही इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है तो मेरे भाई ये ए बी सी का मान कैसे पता चलेगा, हमारी बात ध्यान से सुना, यहां से कुछ नहीं होने वाला है, यहां से कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई, बुद्धि लगाओ थोड़ा सा। ये जो हमारा संख्या दिख रहा है मैं इसी को तोड़ ताड़ के छोटा कर रहा हूं। ठीक है इसी को तोड़ ताड़ के छोटा कर रहा हूं मैं, 15,600 का ही मैं टुकड़ा कर रहा हूं। मैं इसको तीन ऐसे संख्याओं में तोड़ूंगा गुना के फॉर्म में कि वो तीन जो है वो लगातार पूर्णांक भी दिखना चाहिए, तो ऑटोमेटिक वहां से पता चल जाएगा कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। मेरे भाई मेरा बात नहीं समझा, ये 15,600 को छोटा कर करके तीन ऐसे गुणनफल में सेट कर लो, तीन ऐसे गुणनफल में सेट कर लो कि वहां से इजी वे में पता लग जाए कि आखिर वो तीन संख्या है क्या, और तीनों लगातार संख्या होनी चाहिए। ठीक है तो इजी वे में सेट हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगर मैं 15,600 को तोड़ू, 15,600 को तोड़ू तो मेरे भाई तुम बताओ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 156 गुना 100। ठीक है हमको तीन संख्याओं के गुणनफल में तोड़ना है, तीन संख्याओं के गुणनफल में तोड़ना, भी दो ही आया। अच्छा मैं इसको और सही कर सकता हूं, मैं इसको और सही कर सकता हूं, देखना मेरे भाई ध्यान से, ये 156, ये 156, क्या ये 156 क्या ये 13 से जा रहा है, हाँ ये 13 से जा रहा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 13 गुना 13 का 13 गुना 12, ये हो जाएगा 156 को 13 गुना 12 लिख सकता है। अच्छा मेरे भाई ये हो गया 100, ये हो गया 100, क्या मैं 100 को ऐसा लिख सकता हूं 25 गुना 4, क्या मैं 100 को ऐसा लिख सकता हूं 25 गुना 4। अच्छा मेरे भाई हमको तीन संख्या का गुणनफल सेट करना है जो लगातार भी होना चाहिए। अच्छा मेरे भाई अभी मैं यहां से सेट नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है अच्छा देखो मेरे भाई ध्यान से, ये थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। अगर मैं इस 4 को ऐसा लिख दूं 13 गुना 12 गुना 25 और मैं 4 को ऐसा लिख दूं 2 गुना 2, तो क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई ध्यान सुनना, हमको तीन संख्या का गुणनफल लगाना है, तीन संख्या का ही गुणनफल लगाना है। यहां तो कै को संख्या का गुणनफल लग गया, हमको तीन संख्या का गुणनफल लगाना है और ऐसा सेट करना है कि तीनों लगातार बने। तो क्या तुम यहां से सिलेक्ट नहीं कर सकता है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ मेरे भाई, ये बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई एक संख्या अगर मैं यहां से पकड़ू तो एक संख्या 25 बन रहा है, ठीक है, और 12 का गुना 2 में करूंगा तो 24 और 13 का गुना 2 में करूंगा तो 26 बन तो गया मेरे भाई। एक संख्या यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ गुना के फॉर्म में कि 12 दूना 24 1, और दूसरा मेरे भाई ये 25 है, और तीसरा मेरे भाई 13 दूना 26 है। क्या मैं इसको तोड़ ताड़ के तीन को गुणनफल के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ कि 15,600 को मैं लिख सकता हूँ 24 गुना 25 गुना 26, अरे लिख सकता हूँ। तो तुम बताओ मेरे भाई एबीसी हमारा तीन लगातार धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और उसका गुणनफल 15,600 होना चाहिए, तो ये तीनों तो लगातार धनात्मक पूर्णांक ही तो है, 24 25 26। ठीक है, तो यहां से बताओ मेरे भाई अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ए का मान कितना आएगा 24 आएगा मेरे भाई, बी का मान कितना आएगा, अगर मैं कंपेयर करता हूं
तो बी का मान कितना आएगा 25 आएगा। मेरे भाई सी का मान कितना आएगा 26 आएगा। अरे कंपेयर ही तो करना है, ए का मान ये आएगा, बी का मान ये आएगा और सी का मान ये आएगा, कंपेयर ही तो करना है। तो ए बी सी का मान यहाँ पे आ गया। अब मेरे भाई सबका वर्गों का योगफल बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, बी का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, ये बी का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है। सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर 676। अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो कितना बनेगा 6 6 12 5 17 के साथ हासिल 1 बनेगा, 7 2 9 7 16 1 17 के साथ हासिल 1, 6 6 12 5 17 1 18, ये बनेगा 1877, ये बनेगा 1877। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ता है, थोड़ा सा तोड़ ताड़ करना पड़ता है, गुणनखंड करके देखो, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, ये तीनों लगातार पूर्णांक होना चाहिए, ये तीनों लगातार पूर्णांक होना चाहिए, ऐसा बनाओ। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन पे आते हैं जरा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, ये विषम है, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, दो क्रमागत विषम संख्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई दो क्रमागत विषम संख्या है। ठीक है, इन दोनों क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, दोनों क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है। तो उन संख्याओं का योगफल बताना है क्या होगा, यानी दोनों विषम संख्याओं का योगफल बताना है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो जैसे मैं एक संख्या लेता हूं 5, एक विषम संख्या लेता हूं 5, तो अगला क्या हो जाएगा 7, जस्ट इससे अगला क्रमागत क्या हो जाएगा 7। तो तुम बताओ मेरे भाई 2 के गैप पे विषम संख्या बनेगा कि नहीं बनेगा। इससे अगला क्या हो जाएगा, इससे अगला हो जाएगा 9, इससे अगला क्या हो जाएगा, इससे अगला हो जाएगा 11। तो एक विषम संख्या से अगले विषम संख्या पे जाने के लिए, एक विषम संख्या से क्रमागत का मतलब जस्ट उसके बाद वाला विषम संख्या, तो एक विषम संख्या से अगले विषम संख्या पे जाने के लिए उसमें 2 ऐड किया जाता है। अगर एक विषम संख्या में 2 ऐड कर दोगे तो अगले विषम संख्या पे पहुंच जाओगे। तो बस यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का कि 2 क्रमागत विषम संख्या है। ठीक है, तो मेरे भाई मैं ऐसा करता हूं, मैं कुछ मान लेता हूं, मैं माना कि एक विषम संख्या हमारा अगर x है, एक विषम संख्या x है, तो तुम बताओ मेरे भाई इससे अगला जस्ट अगला विषम संख्या क्या होगा। सर एक विषम संख्या से जस्ट अगला विषम संख्या पे जाने के लिए 2 ऐड किया जाता है, तो इससे अगला जैसे ही मैं जाऊंगा तो ये हो जाएगा x + 2। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों हो गया क्रमागत विषम संख्या। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है, यानी ये दोनों क्रमागत विषम संख्या है, तो इसके वर्गों का योगफल x² प्लस इसके वर्गों का योगफल x + 2 का होल स्क्वायर। इन दोनों क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है मेरे भाई 394 है, 394 है। ठीक है, तो उन संख्याओं का योगफल बताना है क्या होगा, यानी दोनों विषम संख्या हमको पता लगाना है क्या होगा। मेरे भाई x का मान हमको निकालना ही पड़ेगा, x का मान जैसे ही आएगा तो दोनों विषम संख्या पता चल जाएगा, और दोनों विषम संख्या पता चल जाएगा तो उसका योगफल आ जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई अब यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेगा मेरे भाई, बताना कैसे सॉल्व करेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये है x² प्लस, यहाँ a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको अगर मैं तोड़ूंगा, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा a² प्लस का b² 4 अब प्लस का 2ab, ये हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 394, बराबर हो जाएगा 394। यहाँ से मेरे भाई क्या बन जाएगा, यहाँ से मेरे भाई क्या बन जाएगा बताना, यहाँ से मेरे भाई क्या बन जाएगा x² क्या हो जाएगा 2x² और प्लस का 4x, ठीक है। और मेरे भाई 394 को मैं इधर लाऊंगा तो कितना बन जाएगा -394 390 माइनस का 390, ये बन जाएगा -390 बराबर 0। ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन चला जाएगा, 2 कॉमन चला जाएगा तो बन जाएगा x² प्लस का 2x माइनस का
ये दो कॉमन निकल जाएगा तो बनेगा 2 इकाई 2, 2 नमा 18, 2 नमा 18, 2 पंचे 10, 195 बराबर 0। अब मेरे भाई ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करो और मेरे भाई x का मान निकाल लो, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये द्विघात समीकरण को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये द्विघात समीकरण को कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहां से बताना मेरे भाई। हमारा जो समीकरण आया वो आया हमारा जो समीकरण आया वो आया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 बराबर 0 आया है, ठीक है। अब इस द्विघात समीकरण को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, ये जो दो है, ये जो दो है, ये जो दो है, इसको दो हिस्से में ऐसे सेट करना है, ऐसे सेट करना है, ऐसे सेट करना है कि उसका जोड़ घटाव करने पे प्लस 2 आए और गुना करने पे मेरे भाई, गुना करने पे मेरे भाई ये फर्स्ट गुना लास्ट है, इसका गुणांक नहीं कुछ है तो 1 है 1, तो गुना करने पे कितना आना चाहिए, ये गुना करने पे कितना चाहिए, इसका गुणांक 1 है तो 1 गुना माइनस 195, फर्स्ट गुना लास्ट माइनस 195 आना चाहिए, ठीक है। माइनस 195 आना चाहिए गुना करने पे और इसको जोड़ तोड़ करने पे प्लस 2 रहना चाहिए। तो ऐसा संख्या मेरे भाई कैसे सेट करोगे, ऐसा संख्या कैसे सेट करोगे, तो उसका जवाब है मेरे भाई 195 के पास। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 195 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, 195 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, 3 से लग जाएगा ये, 3 चक 18, 1 3 5 15, 65 मेरे भाई 65, 3 चक 18, 3 5 15, फिर उसके बाद मेरे भाई ये 5 से लग जाएगा 13, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई 3 गुना 5 गुना 13, ये 3 गुना 5 गुना 13, इससे तुमको क्या बनाना है, इससे बनाना है गुना में तो आ ही जाएगा माइनस 195, इससे 2 कैसे सेट करेगा, 2 कैसे बनाएगा, तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, इससे 2 कैसे बनेगा, तो 5 तिहाई 15 और 13, 15 और 13 मिलकर 2 बना लेगा, इससे तुमको 2 सेट करना है 2, ये 3 गुना 5 गुना 13 है तो गुना में माइनस 195 तो आ ही जाएगा, गुना में तो आ ही जाएगा 195, इससे मेरे भाई 2 कैसे क्रिएट होगा, तो 2 बनाओ सेट करो। सर 13 5 65 को एक तरफ करते, 3 को एक तरफ करते तो 62 हो जाएगा, नहीं 2 नहीं बन रहा, हमको 2 सेट करना है, 2 पहले 2 बनाओ 2। सर 13 या 39 एक तरफ करेंगे, 5 एक तरफ करेंगे तो 39 और 5 मिलकर तो 2 बनाएगा नहीं ना, जोड़ के बनाएगा ना घटा के बनाएगा। तो मेरे भाई एक ही तरीका इसमें 3 गुना 5 एक तरफ कर लो और 13 को एक तरफ छोड़ लो, 3 गुना 5 15 एक तरफ हो जाएगा और 13 एक तरफ हो जाएगा, तो इजी वे में 2 बन जाएगा, चाहे जोड़ के बना लो या घटाओ के बना लो, जैसे बनता हो वैसे बनाओ। तो 15 और 13 मिलकर 2 बना लेगा कि नहीं बना लेगा, तो मेरे भाई यहाँ पे बताओ मेरे भाई ये 2 बनेगा तो कैसे कैसे बनेगा, एक हो गया 15, ये अगर मैं 2 सेट करता हूँ तो 2 कैसे बनेगा, सर 15 माइनस 13 बनेगा, 15 माइनस 13 बनेगा, ठीक है। तो 2x को तोड़ देना है तो यहाँ पे x को लगा लेना है, ये 2x है तो 2 बना रहा है तो 15 माइनस 13, यहाँ 2x है तो इसको लगा लेना है 15x माइनस का 13x, ये टूट जाएगा मेरे भाई 15x माइनस का 13x में। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये हो गया x स्क्वायर प्लस ये 2x को तोड़ लिया मैं 15x और 13x में, 15x माइनस का 13x और माइनस का 195 बराबर 0, ये आ गया, ठीक है। ये जोड़ा जोड़ा बनाना है, ये जोड़ा जोड़ा बनाना है तो x इंटू एक्स प्लस 15 इधर आ जाएगा, माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 15 इधर आ जाएगा, ये दोनों सेम होना चाहिए तो सही है, ये दोनों सेम होना चाहिए तो सही है। अब यहाँ से x प्लस 15 भी कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 15 अगर कॉमन खींच लोगे तो इसमें क्या बचेगा x माइनस इसमें क्या बचेगा 13, ये बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, सर x प्लस 15 बराबर 0 करेंगे या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x प्लस 15 बराबर 0 करेंगे तो x का मान हो जाएगा माइनस 15 और x का मान हो जाएगा 13, तो x का मेरे भाई 2 मान आया, ठीक है। लेकिन ये 2 प्राकृत क्रमागत विषम संख्या है, प्राकृत क्रमागत विषम संख्या है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। प्राकृत का मतलब होता है पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला विषम संख्या है। x का मान जैसे ही निगेटिव आया
तो अगर मैं x का मान यहाँ पुट करूंगा तो हमारा संख्या हो जाएगा -15 और -13। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो दो प्राकृत है ना क्रमागत विषम संख्या पूछ रहा है, पॉजिटिव वाला विषम संख्या पूछ रहा है, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं, ये सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। तो x बराबर 13 है ना सेटिस्फाइड करेगा। अगर मैं x बराबर 13 ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 13 दूनी 15 हो जाएगा। तो एक संख्या मेरा हो जाएगा विषम संख्या 13 और अगला हो जाएगा 15 और दोनों का जोड़ हो जाएगा 15, 10, 25, 3, 28। दोनों का योगफल पूछ रहा है तो 15, 10, 25, 3, 28 ये हो गया मेरे भाई। ठीक है, अच्छा देखो मेरे भाई, द्विघात समीकरण को सॉल्व पूरा करना है, ये तो सही, ये तो आना चाहिए। ठीक है, मैं इसका एक शॉर्टकट भी बता रहा हूं, उस शॉर्टकट को ध्यान से समझना मेरे भाई। मैं इसका शॉर्टकट भी बता रहा हूं कि कैसे मैं इस x का मान निकालूंगा, बस ध्यान से समझते रहना, देखना ध्यान से। ये x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 195 है। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं कि फर्स्ट गुना लास्ट क्या बनना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं कि फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल कितना बनना चाहिए। तो सर यहां नहीं पूछे तो 1, तो 1 गुना -195 -195 बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा मेरे भाई दो को इस तरीके से तोड़ना है, दो को इस तरीके से तोड़ना है कि उसका गुणनफल -195 आ जाए। तो ये तुमको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि आखिर मैं दो को कैसे ऐसे तोड़ूं, दो संख्या में कैसे ऐसे पूरा करूं, दो संख्या का गुणनफल मैं ऐसे कैसे लगाऊं कि उसका गुणनफल -195 आना चाहिए और इस दोनों को जोड़ने या घटाने पे +2 आना चाहिए। ये मैं कैसे सोचूंगा। तो मेरे भाई वही अभाज्य गुणनखंड 13 और 15। सर 13 गुना 15 अगर मैं लगाता हूं, 13 गुना मैं 15 लगाता हूं, अगर मैं 13 गुना 15 लगाता हूं तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से x का मान कितना आ जाएगा, यहां से x का मान कितना आ जाएगा। दो संख्या हो गया 13 और 15, 13 और 15, 13 और 15। ठीक है, लेकिन हमको इससे +2 बनाना है। +2 बनाना है तो क्या लेना होगा, एक 15 लेना होगा, एक -13 लेना होगा, तभी तो 15 -13 2 बनाएगा और गुना करने पे -195 बन जाएगा। बस ये दो संख्या सोच लेना है। तो एक संख्या हो गया 15 और दूसरा संख्या हो गया x का मान -13, ये हो गया, ये दो सोच लिया। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, अब x स्क्वायर का जो गुणांक है 1, इसको बटा में लाना है, बटा में, बटा में लाना है, बटा में, बटा में आ गया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो x बराबर यहाँ पे 15 हो जाएगा और x बराबर यहाँ पे -13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई साइन को पलट देना है, जो प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यही हमारा x का मान फाइनल हो जाएगा मेरे भाई, यही हमारा x का मान फाइनल हो जाएगा। x का मान -15 और x का मान 13, तो x का मान -15 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो x का मान 13 ही एग्जिस्ट करेगा। तो 13 हो गया, एक विषम संख्या, अगला 15 हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो भाई इसको रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को। यदि i बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, यदि i बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, a और b क्रमागत पूर्णांक है। कंडीशन को ध्यान रखना मेरे भाई, एक संख्या है i, एक संख्या है i, एक संख्या है i, इसका मान क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। ठीक है, चलो मेरे भाई, जहां a और b क्रमागत पूर्णांक है, a और b क्रमागत पूर्णांक है, a और b क्रमागत पूर्णांक है। क्रमागत पूर्णांक का मतलब क्या, क्रमागत पूर्णांक का मतलब क्या, जैसे 7 8 हो गया, 9 10 हो गया, इस तरीके से क्रमागत पूर्णांक है। ठीक है, सीधा सीधा पूर्णांक बोल रहा है। पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और c बराबर ए बी है, जो c है, जो c है कुछ और नया नहीं है, a गुना बी ई है, a गुना बी ई है।
तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कौन सा ऑप्शन इसमें आई क्या है, मतलब आई इसमें क्या बन सकता है, ये हमसे पूछ रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ए और बी क्रमागत पूर्णांक है, सी का मान ए गुना बी है, तो आई एक सम संख्या और यह एक पूर्णांक का वर्ग हो सकता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, चलो मेरे भाई ध्यान से समझना मेरे भाई ध्यान से। इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से ले लेके इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे मान लो कि एक पूर्णांक मैंने उठा लिया 2 और एक पूर्णांक मैंने उठा लिया 3, ये दो क्रमागत पूर्णांक है, ये दोनों क्रमागत पूर्णांक है। तो मेरे भाई बताओ ये हमारा क्या हो जाएगा, ए, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। तो तुम बताओ मेरे भाई हमारा जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सी जो होगा वो क्या हो जाएगा। सर सी तो ए गुना बी है, सी तो ए गुना बी है, तो सी तो ए गुना बी है, तो सी कितना हो जाएगा मेरे भाई 6, सी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो उस केस में जो आई का मान बनेगा वो क्या बनेगा, आई का मान बनेगा वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर, ए को मैं 2 लिया हूँ तो 4, बी स्क्वायर, बी को मैं 3 लिया हूँ तो 9, प्लस सी स्क्वायर, सी को मैं 6 लिया हूँ तो 36, तो 36 9 45 4 49 बन रहा है सर 49, ये 49 बन रहा है 49, ठीक है। अब मेरे भाई क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखो क्या है, आई जो है वो एक सम संख्या और एक पूर्णांक का वर्ग नहीं है। जो आई आ रहा है वो सम संख्या, सर आई जो आ रहा है वो तो विषम आ रहा है, ये तो विषम आ रहा है, और मेरे भाई ये किसी का स्क्वायर भी तो बन रहा है 49, किसी पूर्णांक का स्क्वायर तो बन रहा है यहाँ पे 7 का स्क्वायर। अच्छा मेरे भाई मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 3 छोड़ो मेरे भाई, 2 3 छोड़ो और कोई दूसरा ले लो। जैसे मेरे भाई मैं 4 और 5 ले लिया, 4 और 5 ले लिया, तो a बराबर अगर मैं 4 लिया, b बराबर 5 लिया, तो c बराबर कितना हो जाएगा, c तो दोनों का गुणनफल है, तो c हो जाएगा 20। तो इस एग्जाम्पल पे हमारा i का मान कितना बनेगा, i का मान कितना बनेगा बताना, i का मान कितना बनेगा, a स्क्वायर, a 4 है तो 16, प्लस b स्क्वायर, b हमारा 5 है तो 25, प्लस c स्क्वायर, c कितना है मेरे भाई 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 400। तो इसको जोड़ने के बाद कितना बनेगा बताना मेरे भाई, जोड़ने के बाद कितना बनेगा, 25 और 16 41, 441 आ रहा है, 441 आ रहा है, जो मेरे भाई किसका स्क्वायर है, जो 21 का स्क्वायर है। तो मेरे भाई जो आई हमारा बन रहा है, हम 2 एग्जाम्पल उठा लिए, आई हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है बताना मेरे भाई, जो आई हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है। सर जो आई बन रहा है वो तो ऑड बन रहा है, ऑड विषम बन रहा है, विषम, और मेरे भाई ये किसी संख्या का स्क्वायर भी तो बन रहा है, ये जो आई बन रहा है 49 को किसी न किसी का वर्ग भी तो बन रहा है, स्क्वायर भी तो बन रहा है, ये 49 किसी न किसी संख्या का स्क्वायर भी तो बन रहा है। सर यहाँ पर भी जो आई है वो यहाँ पे भी तो ऑड आ रहा है, यहाँ पे भी ऑड आ रहा है, और वो किसी न किसी का स्क्वायर भी तो बन रहा है। तो अब हमको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन मेरा रॉन्ग है, ठीक है। आई क्या है सर, एक सम संख्या है, आई एक सम संख्या, गलत, आई जो बनेगा हमेशा विषम संख्या बन रहा है, ठीक है। चलो आगे बात करो, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या और एक पूर्णांक का वर्ग नहीं है। सर विषम संख्या तो है सर, ये किसी पूर्णांक का स्क्वायर भी है, लेकिन ये ऑप्शन तो गलत बोल रहा है ना कि आई पूर्णांक का वर्ग नहीं है, जबकि वहां पे पूर्णांक का वर्ग है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा मेरे भाई, एक सम पूर्णांक का वर्ग, जो आई है आई, क्या सम पूर्णांक का वर्ग बन रहा है, नहीं, ये वर्ग तो बन रहा है लेकिन विषम पूर्णांक का बन रहा है। यहां देख लो मेरे भाई, आई वर्ग तो बन रहा है लेकिन विषम का बन रहा है, 21 विषम संख्या होता है, 7 विषम संख्या होता है, तो वर्ग तो बन रहा है लेकिन सम का नहीं बन रहा है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एक विषम पूर्णांक का वर्ग, एक विषम पूर्णांक का वर्ग बन रहा है, हाँ सर, हाँ हाँ मेरे भाई, ये विषम पूर्णांक का वर्ग बन रहा है, ये विषम पूर्णांक का वर्ग बन रहा है। देखो 7 विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक, अरे कोई ना कोई संख्या का स्क्वायर तो बन रहा है ना, जो संख्या का स्क्वायर बन रहा है वो विषम है। यहाँ पे आई 441, ये 441 जिसका स्क्वायर बन रहा है वो विषम है, तो मेरे भाई ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है मेरे भाई। चलो इस तरीके से हमारा जो वास्तविक संख्या का जो सीट था, वास्तविक संख्या भी नंबर सिस्टम में ही हम काम कर रहे हैं, और नंबर सिस्टम बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है। तो इसमें जो शुरुआत के बेसिक लेवल का जो टॉपिक था वास्तविक संख्या,
उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मैंने डील किए हैं। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करना है, ठीक है, और अपने से प्रयास करना है इस क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो मेरे भाई, मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं, मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, उसका पीडीएफ अगर नोट चाहिए, जितना क्वेश्चन मैंने डील किया है उसका पीडीएफ नोट चाहिए, ठीक है, तो आप लोग हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, हाई लिखकर नोट लिख देना, बस हाई लिखकर नोट लिख देना, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा। मैं उसको आपको आपके पास इसका नोट्स भेज दूंगा, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो आज के लिए इतना ही।